नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन न्यूज की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरी धूमधाम के साथ शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ अपने परिवार के साथ अहमदाबाद की गलियों में निकल पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ की ये 136वीं रथ यात्रा है। तड़के 4 बजे भगवान जगन्नाथ की महाआरती की गई। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूजा की। रथ को खींचने के लिए 1200 खलासी जुटे हुए हैं और इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 3000 से ज्यादा साधु संत यहां पहुंचे। बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल धमाकों के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है। अहमदाबाद में रथ यात्रा की 16 किलोमीटर लंबे रास्ते की सुरक्षा के लिए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने जमकर तैयारी की है। आतंकी हरकत पर नजर रखने के लिए यूएवी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आसमान से यात्रा की निगरानी करेगा। पूरे रास्ते में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। रथ में जीपीआरएस भी लगाया गया और 20,000 जवानों की तैनाती भी की गई है। अहमदाबाद में शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर सबसे पहले आरती की। वहां मौजूद पंडितों के नरेंद्र मोदी को टीका लगाकर यात्रा की विधिवत उन्होंने शुरुआत की। पुरी में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है। भगवान जगन्नाथ राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ अपने रथ में विराजमान है। माना जा रहा है कि इस यात्रा में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा की निगरानी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने रथ यात्रा की सुरक्षा में रैपिड एक्शन फोर्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कोस्ट गार्ड के जवानों को तैनात किया। पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर में आने पर हर शख्स को पूरी पड़ताल के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आई। लेह लद्दाख के चूमर इलाके में घुसकर चीनी सेना ने भारतीय सिक्योरिटी कैमरों को तोड़ दिया, कुछ अस्थायी ढांचों को भी गिरा दिया। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने में दूसरी बार भारतीय सीमा में चीन ने घुसपैठ की है और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि भारत इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझा लेगा। 1962 में चीन ने सीमा विवाद के बहाने भारत पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते तो मजबूत हुए, लेकिन विवाद के मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। चीन आज भी अपनी 2500 साल पुरानी सरहद को मानता है। 1962 में भारत चीन युद्ध में उसने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। युद्ध के 50 साल बाद भी ये सीमा का विवाद कायम है। वहीं बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का कहना है कि चीन अपने मित्रों को भी असंतुलित करना चाहता है, इसलिए चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का कहना है कि चीन दशकों से इस तरफ आता रहा है। ऐसा सीमा रेखा तय नहीं हो पाने की वजह से है। राजनयिकों को इसे सुलझा देना चाहिए। जम्मू के पुंछ सेक्टर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं और बादल भी फटा है। लोगों के घरों में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज है कि कई गाड़ियां भी पानी में बह गई। कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचा है। तेजाब से हमलों की घटनाएं रोकने के लिए इसकी बिक्री पर अंकुश लगाने की नीति तैयार नहीं करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तेजाब के हमलों से लोग रोजाना मर रहे हैं, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद केंद्र सरकार नीति तैयार करने में विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को 16 जुलाई तक का वक्त दिया है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में जांच एजेंसियों को एक महिला समेत 6 संदिग्धों की तलाश है। पता चला है कि धमाके वाली रात को एक इंडिका और एक ऑटो पर 6 लोग सवार होकर आए थे। ऑटो रात को 2 बजे मंदिर के आसपास आया था, जबकि इंडिका करीब 3:20 पर मंदिर परिसर के पास पहुंची थी। पुलिस उस इंडिका कार और ऑटो की भी तलाश कर रही है। महाबोधि मंदिर में हुए हमले के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे बोधगया आज जाएंगे। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने महाबोधि मंदिर का दौरा किया। राजनाथ सिंह के साथ अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने सरकार से घटना की जांच की मांग करते हुए देश भर के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की और कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौसम साफ होने के साथ ही एयरफोर्स के चॉपर ने केदारनाथ में काम कर रहे राहत दल के लोगों तक खाने का सामान और जरूरी चीजें पहुंचाई। करीब 75 लोगों का दल अंतिम संस्कार और राहत काम के लिए केदारनाथ गया था और वहां ये दल काफी दिनों से फंस गया था। खराब मौसम की वजह से इनसे संपर्क टूट गया था, खाना खत्म हो रहा था और कुछ लोग बीमार भी हो रहे थे। असम में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य पानी में डूबा हुआ है। 70% से ज्यादा हरे भरे जंगल पानी में डूबे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के 27 में से 11 जिलों में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ में पुल तक बह गए, जिस वजह से राहत और बचाव के काम में भी खासी मुश्किल आ रही है। स्थायी किए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में सैकड़ों कर्मचारियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव करने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया।
कई कर्मचारी लाठीचार्ज में घायल भी हुए। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें पक्का किया जाए। मुंबई में बेस्ट ने रात के वक्त लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए खास बस सेवा शुरू की है। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने ऐसी ही 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभिषेक के मुताबिक देर रात काम करने से लौटने वालों के लिए बेस्ट का बेहतरीन तोहफा है। राजनीति से जुड़ी खबरों में नौकर के यौन शोषण के आरोपी और मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को कल भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। राघव जी अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस राघव जी को ढूंढ रही थी। मानसून सत्र के पहले दिन वो विधानसभा भी नहीं पहुंचे। भोपाल के सरकारी बंगले में भी वो पुलिस को नहीं मिले। उन्हें ढूंढने विदिशा गई पुलिस टीम भी खाली हाथ वापस आ गई थी। पुलिस ने राघव जी का फोन सर्विलांस पर रखा। मोबाइल सर्विलांस में उनका लोकेशन कोहे फिजा इलाका मिला। कोहे फिजा इलाके में उनकी भतीजे का आश्रम है। उसी आश्रम के बगल की एक बहुमंजिली इमारत के फ्लैट नंबर 102 में राघव जी अपनी पत्नी और भतीजे के साथ बंद थे। फ्लैट के बाहर ताला लटका था, जिसे तोड़कर राघव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस थाने की नींव मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहते राघव जी ने रखी थी, उसी थाने में जब उन्हें गिरफ्तार कर लाया गया तो थाने के बाहर उनकी एक झलक कैद करने के लिए मीडिया का हुजूम खड़ा था। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम के बीच राघव जी को हबीबगंज थाने से मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी कद्दावर नेता राघव जी सूबे के दूसरे ऐसे वित्त मंत्री हैं जिनके नाम राज्य का 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वो पिछली 3 बार से लगातार विदिशा से विधायक थे। राघव जी बीजेपी से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। आनंद फानन में बीजेपी ने राघव जी को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार के विकेट गिरने की अभी तो ये एक शुरुआत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो चावल देने की योजना अन्न भाग्य की शुरुआत कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 13 जून को शपथ लेने के फौरन बाद गरीबों को 1 रुपए किलो चावल देने की योजना का ऐलान किया था। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 10 से 30 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना पर सरकार को हर साल 4300 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उद्योग जगत कर्नाटक सरकार की इस योजना की आलोचना कर रहा है। इन्फोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास पड़े का कहना है कि इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह से असर पड़ेगा। उधर चारा घोटाले मामले में जज बदलने की लालू की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 15 जुलाई को आने वाले फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर 23 जुलाई तक जवाब मांगा है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें एक जज को जेडीयू नेताओं का करीबी बताया गया था। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने दावा किया है कि बीजेपी इस महीने के आखिर तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ये भी खबर है कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती में होने वाली आरएसएस की मंथन बैठक में चर्चा के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड पीएम के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा कर देगा। कांग्रेस ने इस खबर के बाद नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के मुताबिक देश की जनता लाशों पर राजनीति करने वालों को पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से मोदी हार कर जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी भी बाहर के लोगों को स्वीकारा नहीं है। एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर एक नाम पर सहमति बनती है तो वो शिवसेना भी उसे अपना समर्थन देगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने साफ कहा कि उनकी पार्टी पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करती है। केरल में विपक्ष ने सोलर पैनल घोटाले में मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, उनके इस्तीफे की मांग की। लेफ्ट पार्टियों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। सीपीएम नेता पाल गोपाल ने आरोप लगाया कि सोलर पैनल घोटाले में सीएम चांडी के ऑफिस और उनकी सरकार की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। तो वहीं डी राजा ने कहा कि यह केरल में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। कोयला खदान आवंटन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट यानी अब तक हुई जांच का ब्यौरा कोर्ट को सौंपेगी। साथ ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी डाली है। इस अर्जी में सीबीआई ने कोर्ट से पूछा है कि वो किस हद तक अपनी जांच की जानकारी सरकार के साथ साझा कर सकती है। सीबीआई के मुताबिक कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी ही होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नजीब जंग ने कल दिल्ली के नए उपराज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद ने 1973 बैच के आईएएस अफसर नजीब जंग को शपथ दिलाई। राजनिवास में आयोजित समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। अपराध जगत की खबरों में लखनऊ में 4 साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। सड़क किनारे सो रही बच्ची रविवार की रात गायब हो गई। बाद में उसकी बच्ची की लाश मिली।
शर्मनाक बात यह है कि पुलिस ने बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया और ये कह दिया कि बच्ची को आवारा कुत्तों ने मार डाला। लेकिन जब मामले में तूल पकड़ लिया तो आला अफसरों ने आनन फानन में बच्ची का अंतिम संस्कार रोककर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची को चाकुओं से गोदा गया है और उसे इतनी यातनाएं दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल लखनऊ के आला अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें पॉर्न साइट्स पर डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अब तक मेट्रो में 250 से ज्यादा क्लिप बनाए जा चुके हैं, जिन्हें 13 पॉर्न साइट्स पर अपलोड किया गया है। मेट्रो में बनाए गए इस अश्लील वीडियो को अब तक 1.5 लाख लोग देख चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत केस दर्ज कर लिया है। जानकारों की माने तो इन तस्वीरों को 2 साल से इंटरनेट की अलग अलग वेबसाइट्स पर अपलोड किया जा रहा था। एक वीडियो में तो कुछ लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये आवाज इसे स्क्रीन से रिकॉर्ड करते वक्त एक शख्स की है, यानी वो अपने मोबाइल में सीसीटीवी की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है और अपने साथियों से रिकॉर्ड करने का एंगल भी पूछ रहा है। ये वीडियो क्लिप तकरीबन 5 मिनट की है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है। स्टेशन से लेकर मेट्रो ट्रेन के भीतर तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। इन कैमरों का वीडियो देखने और उन्हें सुरक्षित रखने के अधिकार सीआईएसएफ और डीएमआरसी दोनों के पास हैं। अब डीएमआरसी और सीआईएसएफ दोनों एक दूसरे पर सुरक्षा के इस खिलवाड़ का ठीकरा फोड़ने में जुटे हुए हैं। ये खबर मीडिया में आने के बाद डीएमआरसी जांच का भरोसा दे रही है। उधर इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर मेडिकल परीक्षा के छात्रों को नकल कराने और दूसरे छात्रों को उनकी जगह बिठाते थे। इस नकल के बदले ये लोग मेडिकल की परीक्षा देने वालों से 50,000 से 1 लाख रुपए तक की वसूली भी करते थे, लेकिन पुलिस ने इनके खेल का भंडाफोड़ कर दिया। कर्नाटक के मोदाबिदरी कस्बे में एक मंदिर से पुरातत्व महत्व की 14 मूर्तियां चोरी हो गई। इन मूर्तियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में है। पुलिस ने लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तैयार आरोपी का स्केच जारी कर दिया है। बिजनेस की खबरों में जल्द ही भारत में छोटे यात्री विमानों का निर्माण शुरू हो जाएगा और दिल्ली में बिजली से चलने वाले वाहन बनाने की फैक्ट्री लगेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में मैन्युफैक्चरिंग पर बनी हाई लेवल की कमेटी की बैठक में इन दोनों फैसलों पर मुहर लग गई। बैठक में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टील उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाने का फैसला किया गया। खेल की खबरों में वेस्टइंडीज में खेली जा रही ट्राई सीरीज में भारत श्रीलंका को हराकर फाइनल पहुंच गया। बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 81 रन से हराकर बोनस पॉइंट के साथ जीत हासिल की। पहले खेलते हुए भारत ने 29 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। डेकवर्थ लुईस नियम के तहत श्रीलंका को जीत के लिए 26 ओवर में 178 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 96 रन पर ही पवेलियन वापस लौट गई। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। भुवनेश्वर कुमार ने 6 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि ईशांत और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटकाए। श्रीलंका के साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। भुवनेश्वर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का फाइनल 11 जुलाई को भारत और श्रीलंका के बीच ही खेला जाएगा। ट्राई सीरीज में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला फिलहाल बारिश की वजह से रुक गया। खेल रुकने से पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 ओवर में 3 विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। अगर बारिश के चलते खेल आगे न हो पाता तो शायद भारत को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन भारत ने शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया। विराट कोहली ने कहा है कि चोट की वजह से बाहर बैठे कप्तान धोनी बेहद तेजी से ठीक हो रहे हैं और अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो वो खेल सकते हैं। गौरतलब है कि धोनी चोट लगने के बाद सीरीज से बाहर हो गए थे और उनकी जगह अंबाती रायडू को टीम में शामिल कर लिया गया था। बुधवार से एशेज की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड में खेली जा रही इस मशहूर सीरीज का पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में 3:30 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क से जब इस मैच की अहमियत के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये उनके लिए बाकी मुकाबलों की तरह ही है। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक मानते हैं कि दोनों देशों में सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह होता है। ऐसे में सीरीज जीतने का दबाव होना बेहद लाजमी है। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की अगली बैठक कोलकाता में 28 जुलाई को होगी। बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा कि बैठक में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान हुए झगड़े पर रैना और जडेजा से सफाई ली जाएगी। डालमिया ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को इस तरह के झगड़ों पर आगाह कर दिया गया है। हालांकि रैना और जडेजा ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांग ली है। हॉकी इंडिया के कोच माइकल नॉब्स को उनके खराब प्रदर्शन की वजह से हटाया गया है। हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल नरेंद्र दत्ता ने कहा कि नॉब्स के साथ करार को खत्म कर दिया गया है और वो फिलहाल 1 महीने के नोटिस पीरियड पर हैं। नए कोच के आने तक टीम के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर रोलन डॉर्टमंस ही कोचिंग का काम भी देखेंगे। राफेल एंथोनी नेपोली को सीजन 2013-14 के लिए डेम्पो फुटबॉल क्लब का कंडीशनिंग कोच बनाया गया है।
डेम्बो के हेड कोच आर्थर पॉपस ने कहा कि राफेल उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे और उनके आने से क्लब के खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा।